लड़ाई माधव आनंद वर्सेस समीर महासेठ की नहीं है। यह लड़ाई मधुबनी की जनता और वर्सेस समीर महासेठ की है। आरजेडी का गढ़ था तो उस गढ़ को कोई किसी न किसी को तो तोड़ना ही था। तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार की और उस चुनौती को स्वीकार इसलिए की क्योंकि मधुबनी से चूँकि मैं हूँ, वहाँ का परिवार भी मेरा वहीं रहता है। उद्योग व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। उद्योग मंत्री थे और चीनी मिल जो है बंद पड़ा हुआ है, उनको बेच देने का काम कर दिया गया। मधुबनी शहर की जो स्थिति थी स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है। लोग अभी भी पानी में रह रहे हैं, घर में पानी जा रहा है। महिला में तो यानी गजब का जो है उत्साह था। तो सबका फ़ायदा मिला और जो सीट आरजेडी के चुंगल में था, उससे हम लोग को निजात जो है वहाँ की जनता ने जितनी चीज़ें मैंने कही है, उन सारी चीज़ों को मैं पूरा करूँगा। इसके लिए चाहे मुझे केंद्र सरकार से योजना लाने की आवश्यकता हो। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जिस समय आप ठान लेते हैं ना, तो आधी जीत उसी समय हो जाती है। जी हाँ, हम आज ये लाइन इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि मधुबनी बिहार विधानसभा चुनाव हुए, 243 सीट का परिणाम जो भी है वो सबके सामने है, लेकिन मधुबनी एक सेंटर बन चुका था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आरजेडी का प्रॉपर गढ़ माना गया और उस गढ़ में सीधा सिंधमारी आरएलएम की पार्टी ने की और वहां से माधव आनंद चुनाव लड़ रहे थे। दो दो हाथ ऐसे व्यक्ति के साथ वो मुकाबला कर रहे थे जहां ये कहना मुश्किल था कि जीत माधव आनंद की होनी नहीं, एक तरह से था कि लगभग वो नहीं वहां से जीत पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी के गढ़ में ये बड़ा सेंधमारी हुआ है। खुद माधव आनंद हमारे साथ हैं। बरसों से ये एक रहा था कि मधुबनी एक ऐसा जगह है जहां कभी भी कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती है। जीतेगी तो आरजेडी ही जीतेगी। आपने ऐसा क्या किया वहां? कौन सी ऐसी रणनीति आपने तैयार की माधव आनंद, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब लोगों ने भी मुझ पे भरोसा जताया। निश्चित रूप से मधुबनी विधानसभा क्षेत्र जो था आरजेडी का लंबे अरसों से वहाँ के विधायक बने रहे। 10 साल लगातार 2 बार विधायक रहे, 6 साल एमएलसी भी रहे। उनके पिताजी भी कई बार वहाँ विधायक जो है रहे, उद्योग मंत्री भी बने, उनके पिताजी भी मंत्री रहे। तो उन लोग का दबदबा था। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया और मैं उस विश्वास पे खरा उतरा। और मैं पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मैं लोगों से यही कहता था कि सब लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया है, तो माँ भगवती का मुझ पे आशीर्वाद है कि मैं जो एनडीए के समर्थक हैं, उनका तो मैं विश्वास जीतूँगा ही, उनका आशीर्वाद तो लूँगा ही। साथ ही साथ जो आरजेडी के भी समर्थक हैं, उनका भी दिल जीतकर मैं उनसे भी आशीर्वाद लेने का काम करूँगा। और वही चीज़ हुआ जब मतों की गिनती स्टार्ट हुआ और जिस रूप में परिणाम आए वो उसी रूप में देखने को मिला। अपने समर्थक लोग तो हम लोग को वोट दिए ही, बड़ी मात्रा में जो उनके समर्थक भी थे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग या यदुवंशी समाज के लोग, सब लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया और अच्छे मार्जिन से 21,000 वोटों से जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। और मैं शुरू से यही कहता आया था कि यह लड़ाई माधव आनंद वर्सेस समीर महासेठ की नहीं है। यह लड़ाई मधुबनी की जनता और वर्सेस समीर महासेठ की है। और इतने लंबे अरसों तक रहने के बावजूद भी जो विकास कार्य मधुबनी में होना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। समस्याएँ को क्रिएट किया गया। उद्योग व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। उद्योग मंत्री थे और चीनी मिल जो है बंद पड़ा हुआ है, उनको बेच देने का काम कर दिया गया। मधुबनी शहर की जो स्थिति थी स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है। लोग अभी भी पानी में रह रहे हैं, घर में पानी जा रहा है नाले का। तो बहुत तरह की समस्याएँ थी और हमेशा से वो जाति-पाति, धर्म, संप्रदाय, मज़हब में बाँटकर अगड़ा, पिछड़ा चुनाव जीतते आए और उनको विकास से कोई मतलब नहीं था। इन्हीं सारे बातों को मैं जनता के बीच रखा। जनसंपर्क मैंने बहुत मेहनत के साथ वहाँ किया। पूरी कोशिश हुई कि हर घर में पहुँचा जाए, हर व्यक्ति के पास पहुँचा जाए। और निश्चित रूप से जब हर घर और हर व्यक्ति की बात करते हैं, तो जब वहाँ पहुँचे, लोगों से संवाद किया, लोगों के बीच अपनी बातों को रखा, लोग प्रभावित हुए हमारी बातों से और लोगों के बीच में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता तो हर जगह देखने को मिली ही। खासकर महिला में तो यानी गजब का जो है उत्साह था। तो सबका फ़ायदा मिला और जो सीट आरजेडी के चुंगल में था, उससे हम लोग को निजात जो है वहाँ की जनता ने दिलाया।
निश्चित तौर पर जब न्यूज़ फॉर नेशन की टीम सर्वे करने के दौरान जब लोगों से बातचीत की थी, तो उस वो मधुबनी शहरी क्षेत्र के लोग ये कह रहे थे कि इस बार जो है हम बदल कर रहेंगे, परिवर्तन करके रहेंगे, चाहे वो महिला थीं या नीचे तबके के लोग थे। कौन-सा ऐसा चीज़ जो इस बार आपने देखा और आपको लगा कि नहीं हमको मधुबनी से ही चुनाव लड़नी चाहिए? आप सीट तो वैसे बहुत सारे थे, बहुत जगह पे चाहते तो माधव आनंद चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन मधुबनी ही आपने क्यों चुना? देखिए जब आप मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हूँ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बाद सब जानते हैं इस चीज़ को और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप शीर्ष नेतृत्व में होते हैं तो सबसे बड़ी जो चुनौती होती है उस लीडर को फेस करने की आवश्यकता होती है। कई लोगों ने कहा कि हम बहुत सारे ऐसे सीट थे जहाँ मैं आसानी से जीत सकता था लेकिन चूँकि मधुबनी मेरा गृह जिला है और मधुबनी शहर भी है डिस्ट्रिक्ट है तो जो शहर का होता है माहौल डिफरेंट होता है और वो आरजेडी का गढ़ था तो उस गढ़ को कोई किसी न किसी को तो तोड़ना ही था। तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार की और उस चुनौती को स्वीकार इसलिए की क्योंकि मधुबनी से चूँकि मैं हूँ वहाँ का परिवार भी मेरा वहीं रहता है तो मेरे मन में भी था कि मधुबनी स्वच्छ सुंदर और सुसज्जित हो उसमें मेरी भी भूमिका होनी चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए एक चैलेंजिंग टास्क को मैंने स्वीकार किया और सबका आशीर्वाद मिला और उसी आशीर्वाद के कारण जो है आज सब आपको देखने को मिल रहा है। माधव आनंद ने तो मधुबनी में इतिहास ही रच दिया। आप एक ऐसे व्यक्ति से सीधा मुकाबला कर रहे थे, जो वर्षों से मधुबनी पर राज कर रहे थे। मधुबनी पर कहा जाता था कि आरजेडी का दबदबा है। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में माधव आनंद ने जब इस कड़ी को तोड़ा और इतिहास रचा, आगे आने वाले समय में माधव आनंद की पहली प्राथमिकता क्या होगी? बहुत सारी प्राथमिकता हैं, वहाँ समस्याएँ तो ऐसे क्रिएट किया कर दिया गया है जैसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल साइंस में कि लाइलाज बीमारी है जिसका कोई उपाय ही नहीं है। इस तरह की समस्याएँ वहाँ मुझे देखने को मिली लेकिन वो लाइलाज नहीं है उसको क्रिएट किया गया है। तो उन सारी चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, उद्योग व्यवस्था लगाने की बहुत आवश्यकता है, जो चीनी मिल बंद पड़ी हुई है या उसको बेच दिया गया है, अब चीनी मिल कैसे फिर से स्थापित हो, जनता की वहाँ की माँग है रोज़गार सृजन पे कैसे काम हो, पलायन को कैसे रोका जाए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस पे वर्क करने की आवश्यकता है और जितनी बातों मैंने जनता के समक्ष रखी है, कोई ऐसा नहीं कि हवा-हवाई बातें रखी है और दिल की गहराइयों से रखा है। तो जितनी चीज़ें मैंने कही है, उन सारी चीज़ों को मैं पूरा करूँगा इसके लिए चाहे मुझे केंद्र सरकार से योजना लाने की आवश्यकता पड़े, बिहार सरकार से लाने की आवश्यकता पड़े प्राइवेट निवेश की भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं वो भी लाने का कोशिश करूँगा। लेकिन वहाँ के लोगों के दिल में तो माधव आनंद बस ही चुका है और मेरे दिल में अब मधुबनी वासी बस चुके हैं। तो मैं निश्चित रूप से उन लोगों को कहीं भी किसी भी स्तर पे अपमानित महसूस नहीं होने दूँगा और सारी चीज़ें जो सो मैं करने का काम करूँगा। एक सवाल और है आपसे। आरएलएम 6 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, 6 में 4 आप लोग जीत चुके हैं, 2 सीट आप लोग जो है गँवाए। क्या इसका अफ़सोस आप लोगों को है कि कहीं न कहीं थोड़ी कोई चूक रह गई जिसके कारण देखिए लोकतंत्र में तो कोई 100% स्ट्राइक तो होता नहीं है, 243 सीट है तो ऐसा तो होता नहीं कि 243 सीट हम लोग जीत जाएँ। हम लोगों ने 6 में से 4 सीट जीती, 2 सीट हम लोगों ने लूज़ किया वो भी कम मार्जिन से लूज़ किया। तो ठीक है, लेकिन 4 सीट भी हम लोगों ने जीता, हमारे कार्यकर्ताओं में मनोबल उनका उत्साह काफ़ी बढ़ा है और निश्चित रूप से इसका पूरा श्रेय एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को जाता है और हम सब लोग मिलके काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित बिहार की परिकल्पना की है, उसको साकार करने का काम करेंगे और यह 5 साल जो है बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए होगा क्योंकि इस 5 साल में निश्चित रूप से बिहार जो है विकासशील से विकसित की श्रेणी में आ जाएगा। एक और मेरे मन में सवाल आया कि जब आप मधुबनी से चुनाव लड़ रहे थे, जब हम भी एक 1-2 बार हम भी वहाँ गए, तो जब वहाँ के लोग से जब बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम मधुबनी का बेटा चुन रहे हैं, मंत्री चुन रहे हैं। क्या आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए सबकी अपेक्षाएँ होती है कि मंत्रिमंडल में जगह मिले स्वाभाविक है मधुबनी के लोग ने भी यही नारा दिया कि हम सिर्फ़ एक विधायक नहीं मंत्री चुन रहे हैं क्योंकि मधुबनी में समस्याएँ बहुत ज़्यादा है। एक सामान्य तौर पे विधायक की जो भूमिका होती है वो सबको पता है लेकिन जब आप मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं तो ज़्यादा कार्य करने का मौका मिलता है अपने क्षेत्र के लिए या तमाम अन्य जगह के लिए। सबकी अपेक्षाएँ होती है लेकिन क्या होता है मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होगा, नहीं होगा
ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करते हैं कि कौन मंत्रिमंडल में सम्मिलित होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी देखिए अब तो प्रक्रिया अभी से शुरुआत होगी और किसको जगह मिलती है, किसको जगह नहीं मिलती है, वो सब शीर्ष नेतृत्व का काम है। जनता ने मुझ पे भरोसा जताया है, उस भरोसे पे मुझे खरा उतरना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे नवनिर्वाचित माधव आनंद जो कि मधुबनी से चुनाव लड़ रहे थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, जिन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता क्या-क्या होगी, वो तमाम बातें जो है न्यूज़ फॉर नेशन के प्लेटफ़ॉर्म पे रखे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव अपने जो है परंपरागत सीट कहिए या फिर यूँ कहिए कि अपने राजद का जो गढ़ था, वो भी बचाने में सक्षम नहीं हुए। समीर महासेठ को बुरी तरीके से हार हुई है। अब देखने वाली विषय होगी मधुबनी जिस चीज का इंतजार कर रहा था, जिस उम्मीद से माधव आनंद को जो है सबने सहयोग करके जिताने का काम किया है, अब उन उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी नरोत्तम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।